हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम वॉन डेर वाल इक्वेशन की कॉन्टिन्यूटी करेंगे। आगे थोड़ा उसकी 5 कंडीशंस जानेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर को डिराइव करेंगे। ये सब हमारे आज की क्लास के टॉपिक रहेंगे। उससे पहले एक बात, मैंने पिछले लेक्चर में ए एंड बी बता रही थी आपको। ए वाज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी वाज द इफेक्टिव वॉल्यूम, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए स्टार मार्क करके कि बोथ द कॉन्स्टेंट्स डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ गैस एंड डज नॉट depends upon temperature and pressure। तो ये पॉइंट हाईलाइटेड है कि ये सिर्फ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो आई एम रिमूविंग दिस पॉइंट। तो अब हमें ना पहले तो 4 कंडीशन पढ़नी है और 5th वाला जो पॉइंट होगा वो बॉयल्स टेम्परेचर की डेरिवेशन होगी, राइट। तो सबसे पहले हम 4 कंडीशंस है हमारे पास। कंडीशन नंबर 1, एट हाई टेम्परेचर हमारे पास जो वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है वो होती क्या है, P प्लस AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर B माइनस NB गिव्स NRT। आप खुद सोचिए, हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे कि दूर 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 दूर, है ना। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। और हाई टेम्परेचर मैंने बोला था ना, एक ये चीज हाईलाइट करके ये भी लिखिए, a real gas behaves like ideal gas at high temperature and low pressure। ये मैंने पॉइंट पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में केटीजी के पोस्टुलेट्स में हमने 2 पोस्टुलेट लिखे थे, नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, और दूसरा लिखा था वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल शुड बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये दोनों कंडीशंस आइडियल गैस की हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ही सेटिस्फाई होती है। तो एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। एक बार दोबारा बता देती हूँ कैसे। अगर मैं प्रेशर हाई रखूंगी तो गैस मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ से भी प्रेशर लगा रही हूँ, यहाँ से भी, तो वो चिपके रहेंगे। यही मैं लो प्रेशर रखूंगी तो गैस मॉलिक्यूल्स आराम से फ्रीली दूर दूर रहेंगे। तो अब आप ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inversely proportional to 1 upon r, is inversely proportional to r square, right? कि k q1 q2 by r square। तो force is like this। तो जितना कम डिस्टेंस आपस में उतना ज्यादा फोर्स। तो यहाँ पे वो अट्रैक्शन फील करने लग जाएगी। बट आइडियलिटी की कंडीशन के अट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए, वो इस केस में पॉसिबल है। तो मतलब प्रेशर लो होना चाहिए। और मान लीजिए हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो ज्यादा दूर दूर रहेंगे, ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, ज्यादा दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। यही लो टेम्परेचर अगर मैं करूं, मतलब अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना, मान लीजिए लिक्विड स्टेट का मैंने बनाया है, तो गैस को लिक्विड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 कंडीशंस लगानी पड़ती है। एक तो उसका टेम्परेचर लो करना पड़ता है ताकि काइनेटिक एनर्जी कम हो मॉलिक्यूल्स की और वो स्थिर हो जाए, थोड़ा बहुत स्थिर, पूरे नहीं थोड़ा बहुत, मतलब मूवमेंट कम हो जाए, ज्यादा ना हो। एंड हाई प्रेशर, अगर मुझे किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ेगा ताकि वो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाए। पर हम चाहते क्या है, आइडियलिटी में
जितनी ज्यादा दूर होंगे मॉलिक्यूल्स उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आपस में, और हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये दो कंडीशन सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ऑब्टेन होती है, इसलिए रियल गैस आइडियल गैस की तरह सिर्फ इन दोनों कंडीशंस पे बिहेव करता है। अब मैंने बोला है हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स कम यानी कि ए कम। ए इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पिछली क्लास में लिखवाया। तो ए कम कब होगा? जब हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, ए की वैल्यू बहुत कम रहेगी, इतनी कम रहेगी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे पी के कंपेरिजन में। सिमिलरली V माइनस एन बी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जब अब हम हाई टेम्परेचर पे आइडियलिटी की कंडीशन मानते हैं, राइट, और हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जितना दूर रहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स तो मैं उतना इजी हो जाएगा इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना, राइट। मान लीजिए एक मेरे पास ये है, एक जगह तो गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, तो मैं इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, बट हाँ यही 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंटेनर है, एक यहाँ पड़ा 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 है, तो मैं थोड़ा बहुत कह सकती हूँ कि छोड़ो ना, यहाँ मान लो ही मत, यहाँ पड़ा है कुछ। पर अगर मैं ऐसे रखूंगी तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक कर देंगे। यहाँ एक एरिया ब्लॉक तो कर रहे हैं अपनी जहाँ जगह है उनकी, बट हाँ हम इस टाइम पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं उनका वॉल्यूम। तो यहाँ पे इस वाली टर्म को भी हम V के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे इस टर्म को तो हम अक्सर ही नेग्लेक्ट करेंगे, बहुत रेयर केसेस होंगे जहां हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो एट हाई टेम्परेचर पे हम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, P इंटू वी इज इक्वल टू nRT। इससे हमें प्रूव हो जाता है, इससे ये पता चलता है कि हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो इट मीन्स हाई टेम्परेचर पे रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिर आते हैं हमारी प्रेशर की कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज एट लो प्रेशर P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी गिव्स nRT। मैंने बोला जैसे हाई टेम्परेचर पे आइडियलिटी की कंडीशन फॉलो होती है, वैसे लो प्रेशर पे भी ये वाली कंडीशन आएगी। मैंने लिखा ना, लो प्रेशर पे ये वाली कंडीशन होगी, हाई प्रेशर पे होगी, लो प्रेशर पे ये वाली कंडीशन होगी। मतलब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ नहीं लग रहा, तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए की बहुत छोटी वैल्यू है इसके सामने, तभी ये पूरी टर्म नेग्लेक्ट हो रही है। सिमिलरली लो प्रेशर पे आइडियलिटी की कंडीशन ऑब्टेन होती है, तो इट मींस इस वाली टर्म को भी हम इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आइडियलिटी की कंडीशन में लिखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड। अगर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड तो जो इफेक्टिव वॉल्यूम है उसमें हम सिर्फ 4 ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा ही होगा, तो इतना छोटा होगा कि ये बी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो सकेगा। इसको भी आपने एक बार पढ़ लेना है। तो इससे क्या आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को इसमें ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हटा दूं तो सिर्फ P बचा यहाँ पे एन भी हटा दूं तो सिर्फ V बचा यहाँ। तो ये पूरी आइडियलिटी की कंडीशन है। तो मैंने पिछले में क्या लिखा है, एट हाई टेम्परेचर, और यहाँ क्या लिखा है, एट लो प्रेशर। दोनों ही जगह पे ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मेरी बात आती है तीसरी कंडीशन जो हमें पढ़नी है, वो है एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पे करेंगे, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी गिव्स nRT। मॉडरेट प्रेशर पे एक चीज आपको याद रखनी है, मॉडरेट प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स ना बीच में होते हैं, मतलब ना इतने पास पास ना इतने दूर दूर,
बीच वाली कंडीशन अटेन कर लेते हैं। बीच वाली कंडीशन अटेन करने का मतलब है अब वो एक ऐसी स्टेट में है जहां हम उनमें कुछ मात्रा में अट्रैक्टिव फोर्स देख सकते हैं। तो इट मींस मॉडरेट प्रेशर पे हम ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल मॉडरेट प्रेशर पे जो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अभी भी इतना बड़ा है कि वो बी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो हम मॉडरेट प्रेशर पे इसको नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई ये नहीं सुन रखा किसी ने और मान लो पेपर में आ जाए, तो वो खुद नहीं सोच सकता ये कि मॉडरेट प्रेशर पे मैं इसको नेग्लेक्ट ना करूं, इसको कर दूं। ये बुक में एक जगह लिखे होते हैं, हमें ये देखना होता है। मैं सिर्फ इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे पा रही हूँ आपको, क्योंकि ये सारी जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीजें हैं। हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीजों को सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा हम उनको नहीं बता सकते। मैंने भी, अगर मुझे भी कोई पहली बार ये बताए, ये बिना समझाए कि यहाँ पे ये वाली टर्म नेग्लेक्ट होनी है, ये वाली नहीं, तो मैं शायद मॉडरेट प्रेशर पे ये भी नेग्लेक्ट कर दूं, या हो सकता है मॉडरेट प्रेशर पे मैं ये वाली टर्म ना नेग्लेक्ट करूं अनटिल और अनलेस मुझे कोई बताए ना, पढ़ाए ना ये पहले चीज। तो जिसने ये बच्चे ने पहले ये चीज नहीं पढ़ रखी और उसके सामने एकदम से एग्जाम में आ जाए, तो वो खुद नहीं सोच सकता कि मॉडरेट प्रेशर पे मुझे ये नेग्लेक्ट नहीं करना, ये नेग्लेक्ट करना या नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। पहले हम मॉडरेट प्रेशर को अचीव किया एक्सपेरिमेंटली, फिर देखा कि आंसर कैसे आ रहा है, वैल्यू कैसे पास आ रही है। हमने क्या किया, हमने पहले दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट नहीं किया, हमने सबको ऐसे वॉन्डर वॉल इक्वेशन में रखा। फिर हमने सोचा चलो इसको नेग्लेक्ट करके देखते हैं, फिर जो आंसर आएगा क्या वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और थ्योरेटिकली जो हमारा आंसर आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्टेन हुआ है वो आपस में मैच कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हाँ, मतलब हमें इसको नेग्लेक्ट करना है। ये सब ऐसे करके देखा गया है। मैं जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा ये क्या बात हुई, ये इसको नेग्लेक्ट किया नहीं, इसको कर दिया नहीं। ये देखिए बुक्स में लिखा होता है, मान लीजिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में मेरी वैल्यू आई 0.4। अब मैं थ्योरेटिकली पेन पेपर पे मैं इसे प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, चलो पी की इस टाइम जो प्रेशर, जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी तो मेरे पास प्रेशर क्या था, फिर मैंने इसकी वैल्यू पुट की, फिर इसकी वैल्यू पुट की, फिर मैंने सोचा चलो एक बार इस टर्म को नेग्लेक्ट करके देखते हैं, और देखते हैं आंसर 0.4 जो एक्सपेरिमेंटली आया है मेरे पास, उसके पास आ रहा है। तो हो सकता है साइंटिस्ट ने जब ये किया हो तो उनका आंसर 0, जो भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन आंसर उसके बहुत करीब आया, तो उन्होंने सोचा ठीक है मॉडरेट प्रेशर पे हम इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। बस, इससे ज्यादा इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो मैं 4 कंडीशंस बता रही हूँ ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि मॉडरेट प्रेशर पे मुझे ये टर्म नेग्लेक्ट करनी है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें क्या पता मॉडरेट प्रेशर पे किसको नेग्लेक्ट करें। हम वो फील तो नहीं कर सकते ना उतने लेवल का जब तक हमने खुद एक्सपेरिमेंट ना परफॉर्म किया। तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी P+an² / v² into v gives nRT। अब मैंने इसको खोला, जैसे इसको इससे भी मल्टीप्लाई खोल देते हैं ना जब ब्रैकेट को, तो ये क्या आ जाता है PV+an² / v² into v gives nRT। b से v² कैंसर, तो ये बचा। अब मैं डिवाइड बाय तो मैं इस पूरे को nRT से डिवाइड कर दूं, तो PV/nRT +an² अपॉन nRT into v, ये वाली v यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको भी nRT से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ जाएगा। और PV/nRT क्या होता है, z होता है। अब मैं इस टर्म को उधर ले जाऊं तो यहाँ प्लस में वहां माइनस में बन जाएगी। n से n² कैंसल, क्या बना है, z इज इक्वल टू 1 में से an/RTV। अब बताइए z की वैल्यू 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके आ रही है, तो z जो होगा इस कंडीशन में
ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1? ऑब्वियसली z लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके z ला रही हूँ, राइट। याद करिए जब मैंने z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाया था तो इस वाले प्रेशर को, यहां तक के प्रेशर को ना आप मॉडरेट प्रेशर मानिए, और इसके आगे जो भी प्रेशर है एक्स एक्सिस पे, यहां तक के प्रेशर को मैंने क्या मानने को बोला है? मॉडरेट। इसके आगे जो भी प्रेशर है उसको आप मानिए हाई। तो देखिए यहां तक के प्रेशर को मैंने क्या मानने को बोला है? मॉडरेट। तो मॉडरेट में z की वैल्यू लेस देन 1 में है ना ग्राफ पूरा, मॉडरेट प्रेशर के लिए z की वैल्यू का ग्राफ पूरा लेस देन 1 में जा रहा है। ये वाला रीजन क्या इंडिकेट करता है? z लेस देन 1। ये वाला क्या इंडिकेट करता है? z ग्रेटर देन 1। तो जब तक प्रेशर मॉडरेट रेंज में है तब तक z का ग्राफ जो है वो लेस देन 1 में जा रहा है, और ये यहाँ से प्रूव भी हो गया कि मॉडरेट प्रेशर वाली कंडीशन में z की वैल्यू लेस देन 1 आती है, क्योंकि हम 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ग्राफ से प्रूव किया, फिर मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया। अब फोर्थ कंडीशन है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे देखिए P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, V माइनस एन बी गिव्स एन आर टी। अब आप सोचेंगे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का क्या मतलब होगा? गैस मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रखा है। तो इट मींस इस टाइम मैं ए को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। बट यहाँ पे फिर भी ये टर्म नेग्लेक्ट होगी। कोई रीजन सोच के बताए मुझे। रीजन इसका ये है क्योंकि इसके साथ जो ऐड हो रही है टर्म वो प्रेशर है। ये प्रेशर क्या था? एक्सटर्नल, मतलब यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल वाला है ना, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में प्रेशर है। मैंने कुछ ऐड, सॉरी यहाँ पे जो प्रेशर है, मैंने क्या बोला? मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज। मैंने प्रेशर इतना इंक्रीज करा, इतना इंक्रीज किया कि ए की कुछ वैल्यू आने लग गई। बट क्या आप खुद सोचो, ये ए की वैल्यू जितना मैं प्रेशर लगा रही होंगी उसके सामने तो नेग्लेक्ट हो ही सकता है, क्योंकि मैंने प्रेशर बहुत हाई अप्लाई कर दिया। मतलब इस टाइम इस पी की वैल्यू इतनी हाई है कि ए की कुछ वैल्यू होने के बावजूद भी ये वाला प्रेशर इतना हाई हो चुका है कि इसके सामने ये टिक ही नहीं पा रहा। हालांकि अभी ए की वैल्यू है, ऐसे नहीं ए की वैल्यू नहीं है, बट मैंने प्रेशर इतना हाई अप्लाई करवा दिया, इतना हाई प्रेशर हो गया, इतना हाई वैल्यू हो गई इस पी की कि इसके सामने ये टिक ही नहीं पा रहा। मैं फिर बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, तो मुझे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आपको देनी है इसको जस्टिफाई करने के लिए। हम हाइपोथेसिस, थ्योरीज वगैरह को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो सिंपली एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन होती है। और इस कंडीशन में हम इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आई है चीजें। तो P मैंने बोला इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, इनटू V माइनस एन बी, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे थे, एन आर टी। तो PV माइनस पी एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, डिवाइड बाय एन आर टी ऑल द साइड। तो PV अपॉन एन आर टी माइनस पी एन बी अपॉन एन आर टी इज इक्वल टू 1। ये क्या टर्म हो गई? ये तो Z हो गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इंप्लाइज Z इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को मैं इधर ले जाऊंगी तो वो प्लस बन जाएगा, 1 प्लस PV अपॉन आर टी। तो देखिए Z की वैल्यू इस टाइम ग्रेटर देन 1 होगी कि लेस देन 1 होगी? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैं 1 में कुछ ऐड कर रही हूँ, राइट? तो
मैं कंडीशन कौन सी ले रही हूँ, हाई प्रेशर। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक आपको मॉडरेट प्रेशर कंसीडर करना है और इसके आगे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे ग्राफ देखिए, Z का ग्राफ ग्रेटर देन 1 की रेंज में है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है कि हाई प्रेशर पे Z इज ग्रेटर देन 1। तो अब मैं जल्दी से चारों कंडीशंस एक बार जल्दी से लिखती हूँ और आपको जैसे ये याद ही रखना पड़ेगा। आप ये पेपर में अगर सीधा करके जाएंगे बिना याद करे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे इस कंडीशन पे कौन सी टर्म नेग्लेक्ट करनी थी और कौन सी नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो लाइट की रिफ्लेक्शन आती है तो आपको ग्राफ तो दिखा नहीं होगा शायद, एक बार मैं दोबारा से दिखा देती हूँ ग्राफ। मैं ये कह रही थी कि हमने Z इज इक्वल टू 1 वाली और यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ बनाया, राइट। आप ये मानिए कि यहाँ तक ये जो प्रेशर है ये मॉडरेट है और इसके आगे वाले प्रेशर को मैं हाई प्रेशर कंसीडर करती हूँ। ओके, जब मैं मॉडरेट प्रेशर वाला लिख रही थी कंडीशन तो उसमें Z लेस देन 1 आ रहा था और ये ग्राफ से भी प्रूफ है कि जब तक प्रेशर मॉडरेट है तब तक ग्राफ जो है वो Z लेस देन 1 में घूम रहा है। जैसे ही हाई प्रेशर हुआ, मतलब इस पॉइंट से आगे प्रेशर बढ़ाया, हाई प्रेशर किया तो Z ग्रेटर देन 1 आया था, अभी हमने देखा। तो यानी कि ग्राफ से भी प्रूव हो रहा है कि हाई प्रेशर पे Z का ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में आ रहा है। ये मैंने वहां लिखा था, वहां लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से कई बार नहीं दिखता तो मैंने यहाँ दोबारा एक्सप्लेन किया। तो मैंने 4 कंडीशंस बताई। एट हाई टेम्परेचर हम PV इज इक्वल टू nRT लिखते हैं। एट लो प्रेशर हम PV इज इक्वल टू nRT लिखते हैं। एट मॉडरेट प्रेशर हम PV माइनस NP गिव्स nRT लिखते हैं और यहाँ पे Z लेस देन 1 रहता है। एट हाई प्रेशर हम P प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया ना, यहाँ पे हम P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V गिव्स nRT लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं P इंटू V माइनस NV गिव्स nRT और यहाँ पे Z लेस देन 1 था, यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1। तो ये 4 कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन की हैं अभी और वो जो ग्राफ बनाया था उससे भी वो एक्सप्लेन हो गई है। आप नोट डाउन कर लीजिए 4। अब एक था हीलियम हाइड्रोजन, इन दोनों के लिए ग्राफ हमेशा Z ग्रेटर देन 1 जा रहा था। क्यों जा रहा था? इसमें होता क्या है, क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल और नॉन पोलर होने की वजह से वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो इसमें P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB गिव्स nRT। तो इसमें इस वाली टर्म को 0 मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, तो इसीलिए इसमें A को हम इसकी A की वैल्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी कम होती है इन मॉलिक्यूल्स में कि इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आप सोचेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल है तो B को भी नेग्लेक्ट करो, वही मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि ये चीजें एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन है। जो भी हमें इसको प्रूव करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए पता चला वो हम कर देते हैं। अब मैं अगर कहूँ मेरे हिसाब से स्मॉल मॉलिक्यूल है तो बी भी नेग्लेक्ट होना चाहिए, ऐसे तो केमिस्ट्री में हर जगह क्वेश्चन उठ जाएगा। बट कुछ चीजें हमें याद भी रखनी होती है कि हमें H2 और हीलियम के केस में इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट करना है।
पर हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना भी छोटा नहीं है कि इसकी कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाए। फिर टीचर्स ये रीजन दे देते जो मैं भी दे रही होगी कि इतना भी छोटा नहीं कि ये नेग्लेक्ट हो जाए, पर मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है। हमें जो कन्वीनियंट लगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए उस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और जो लगा कि हाँ ये तो रहनी चाहिए, अगर इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड आंसर है और जो थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड आंसर है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो नहीं, मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती एक्यूरेसी लाने के लिए आंसर में, तो मैंने नहीं किया नेग्लेक्ट। बस अगर आपको ये याद रखना है कि जब मैं हाइड्रोजन और हीलियम को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे इस टर्म को नेग्लेक्ट करना है और इसको नहीं करना। तो देखिए PV minus PNB gives nRT, तो PV upon nRT minus PNB upon nRT is equal to 1, Z is equal to 1 plus PB upon RT, यही वाली का। तो इट मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 में ही रहेगा, ये चीज प्रूव कर दी। डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर इज A by RB, ये तो आप सबको ही पता है, बट इसकी डेरिवेशन अब हम करेंगे। डेरिवेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंशिएशन में मैं क्या क्या यूज करूंगी। dxn अपॉन dx क्या होता है, nxn माइनस 1। एक तो मैं इस चीज का यूज करूंगी, एक मैं जब मुझे ऐड वालों का डिफरेंशिएशन करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, एक चीज को कांस्टेंट रखती हूँ। एक मिनट मैं देखूं या इस वाली डेरिवेशन में इसका यूज है कि नहीं। मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी प्लस में नहीं मल्टीप्लिकेशन था, मैं गलत लिख रही थी, तो एक बार y को कांस्टेंट रखो dx by dt करो, प्लस एक बार x को कांस्टेंट रखो dy by dt करो, ये होता है ना। तो मैं इन दो चीजों को यूज करके बॉयल्स टेम्परेचर को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये साइड पे नोटबुक में लिख लीजिए कि जब हम इसका ऐसे होता है और dx इंटू वाई में कैसे करते हैं, y एक बार y को कांस्टेंट रखा dx by dt करा, एक बार x को कांस्टेंट रखा dy by dt कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीजें मैं यूज करूंगी। ये यहाँ पे दिखता नहीं है एक्चुअली, तो मैं इतने पोर्शन को अब यूज नहीं करूंगी डेरिवेशन में। TB इज इक्वल टू A by RB को हमें प्रूव करना है। मैं इन दोनों को यहाँ लिख रही हूँ साइड पे एक बॉक्स में, ताकि आपको याद रहे जिनको डिफरेंशिएशन इतने अच्छे से नहीं आता। dxn अपॉन dx इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, dx इंटू वाई अपॉन dt मान लो तो x dy बाई dt प्लस y dx बाई dt, राइट। ये दो चीजें हमें यूज करनी है इसकी डेरिवेशन। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं।
पास था क्या, हमारे पास था p प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर b माइनस एन बी गिव्स एन आर टी। ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब मैं ना 1 मोल के लिए डिराइव कर रही हूँ, तो मैं यहाँ हर जगह से n हटा देती हूँ, क्योंकि मैं n को 1 लिखूंगी तो हर जगह से n हट ही जाना है वैसे भी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाली टर्म को इधर ले आती हूँ, तो p प्लस ए बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन बी माइनस बी। अब मैं p इज इक्वल टू आर टी अपॉन बी माइनस बी में से a बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b ऑन बोथ साइड्स। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी वी अपॉन वी माइनस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी। तो ये वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? मैंने इसको पहले इधर लेके गई राइट हैंड साइड पे, फिर a बाई बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में था, यहाँ जाके माइनस में, फिर मैंने पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई है, ये वाली आ गई है। इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p, प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंट pv अपॉन डेल्टा p। अब आप मुझे ये बताइए RT क्या है? एक कांस्टेंट है। मान लीजिए मैंने कहा 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो मैं कांस्टेंट को तो बाहर रख देती हूँ और क्या लिखती हूँ, dx स्क्वायर बाई dx। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 2 इंटू 2x दैट इज 4x। तो मतलब जब भी कांस्टेंट आए तो उसको बाहर कर लिया करो जब भी उसका डिफरेंशिएशन होना है, राइट। और v माइनस बी यहाँ डिवाइड में है। क्या मैं इसको ऐसे, पहले मैंने इसको कन्वर्ट करती हूँ, रुको। इसको ऐसे लिख सकती हूँ पूरी टर्म को, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू p। RT कांस्टेंट था तो इसको बाहर रख लिया। अब मुझे डिफरेंशिएट क्या करना है, v इंटू वी माइनस बी की पावर -1 माइनस डिफरेंशिएटिंग a बाय v विद रिस्पेक्ट टू b। और a बाय b को मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू वी की पावर -1। तो आप देख रहे हो इंटू इंटू मुझे दो जगह सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को मिटा देती हूँ। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए इसकी डेरिवेशन में, मान लीजिए कि मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर दे रखा और मुझे y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आंसर बताना इसका क्या आएगा। इसका आंसर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ? सोचिए जरा,
क्यों? क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा, dy बाय dt। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मतलब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब मुझे अगर dy को किसी dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मैं पहले dy को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगी और फिर इसको dx बाय dt से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरा आंसर बताना क्या आएगा? dy को पहले मैं dx से डिफरेंशिएट करूँ तो 2 इंटू 2x यानी कि 4x, फिर इसको मैं dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा आंसर आता है इसका, अगर मैं dy बाई dt निकालना चाहती हूँ। राइट? सिमिलरली यहां है, यहां क्या है देख लीजिए। मैंने बोला जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस करके दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसमें हम पहले दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, RT, इसको तो कांस्टेंट रखना है तो v माइनस बी की पावर -1 और इसको डिफरेंशिएट करना है तो डेल राइट में से। अब मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि अब मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो RTV डिफरेंशिएटिंग इनटू कर लो यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग v माइनस बी की पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू p। यहां तक हुआ क्लियर? अब जो मैंने 2 मिनट पहले बताया वो समझिए। अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है कि y 2x स्क्वायर के बराबर है तो इस dy बाई dt को सॉल्व करना चाहिए या dy बाई dx को, क्योंकि y तो फंक्शन ऑफ x है ना। तो अगर मैं dy बाई dx करूंगी तो वो ज्यादा ठीक रहेगा रादर देन dy बाई dt। हालांकि आंसर तो मैंने इससे भी निकाला। सिमिलरली जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ वो ये प्रॉब्लम है कि हमें डिफरेंशिएट करने को दे क्या रहा है, v माइनस बी की पावर -1, बट किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा v के रिस्पेक्ट में नहीं, डेल्टा p के रिस्पेक्ट में। इसको आप ऐसे ही समझिए कि ये कोई इक्वेशन है जो, ये कोई फंक्शन है जो v पे डिपेंड करता है, पर मुझे इसको डिफरेंशिएट v के रिस्पेक्ट में नहीं p के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे मैंने y बोला था कि y फंक्शन ऑफ x है, पर मैंने उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, x के रिस्पेक्ट में नहीं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या मैं अगर ये लिखूं और ये लिखूं कोई डिफरेंस है? क्यों? क्योंकि डेल वी तो कट ही जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, यही बच जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे सॉल्व करूंगी, राइट। अब आप बताइए मुझे, जो ये वाला टर्म था इसको मैं कैसे करूंगी? अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इस वाले को मैं कैसे करूं? यहाँ -1 है, -1 आगे आ जाएगा इंटू v माइनस बी -1, यहाँ पे -1 करते हैं तो -1, ये हो गया इसका, इस वाली टर्म का सॉल्यूशन। इनटू में क्या करूंगी मैं, ये वाली टर्म डेल्टा v अपॉन डेल्टा p। क्या इतना सबको क्लियर है? नहीं क्लियर रिमाइंड करिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा से समझा दूंगी पूरी डेरिवेशन।
मैंने इस वाली टर्म को सॉल्व किया इसको यूज करके, और फिर जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज यहां रख दिया। ठीक है, तो मतलब इस पूरे टर्म की जो डेरिवेशन आएगी वो क्या आएगी, ये पूरी। ठीक है, तो ये -1 तो -2 चला गया। -2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, v माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर -2 लिखने की बजाय डिनोमिनेटर में लाके स्क्वायर कर दिया। तो मेरा अभी मैंने ये लिखा है, तो ये मेरा यहां तक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। मुझे इसे भी डिराइव करना है। ए वाज अ कांस्टेंट, तो जैसे मैंने कहा कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाते हैं। ये भी कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हो गया यहां तक। में से a इंटू डी बाई डी टी इंटू वी की पावर -1, तो ये मेरा पूरा इक्वेशन बना है। देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि टी बी इज इक्वल टू ए बाय आर बी। तो अब मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया ना, वो मैं ऊपर लिख रही हूँ कि डेल्टा पी बी अपॉन, इसको मैं छोटा छोटा लिख दूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू आर टी बी आर टी। इस b माइनस बी की पावर -1 को b माइनस बी सीधा नीचे लिख रही हूँ मैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा p प्लस आर टी वी। इसको मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया कि इसको कैसे लिखना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ये मैंने क्या लिखा है, इस वाली टर्म को लिखा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए a की पावर -1 है, इस वाली पूरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। a इज अ कांस्टेंट, तो वो माइनस है तो बाहर आ जाएगा। इस माइनस को मैं पहले नीचे लिखूंगी, फिर v की पावर -1 राइट। और क्योंकि मैं v को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ना कि v को v के रिस्पेक्ट में, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेल v बाय डेल p लिखा, उसी रीजन की वजह से मैं यहाँ डेल v बाय डेल p लिख रही हूँ। ये अब आ जाना चाहिए समझ आपको। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा पूरी टर्म अपॉन v स्क्वायर, v -2 को मैंने नीचे v स्क्वायर लिख दिया इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा p। तो ये आ गया आपका a बाय v स्क्वायर इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा। अब आप देख रहे हैं हर जगह डेल्टा v बाय डेल्टा p कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ही लिख लेती हूँ। डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा p इज इक्वल टू आर टी अपॉन v माइनस बी माइनस आर टी वी अपॉन v माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a बाय v स्क्वायर डेल्टा v अपॉन डेल्टा p को मैंने कॉमन लिख दिया। एट बॉयल्स टेम्परेचर, मैंने क्या बताया था, बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे एक रियल गैस कुछ प्रेशर रेंज के लिए Z इक्वल टू 1 शो करती है, यानी कि आइडियल बिहेवियर शो करती है। अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है तो वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। बॉयल्स लॉ क्या है मैं आगे वैसे बॉयल्स लॉ बताऊंगी, बट अभी जस्ट इस क्वेश्चन की इसकी डेरिवेशन के लिए समझ लीजिए। बॉयल्स लॉ कहता है पीवी इज अ कांस्टेंट। पीवी की एक वैल्यू आती है जो कांस्टेंट होती है।
तो मान लीजिए मैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू किसी भी टर्म, dx ले लूँ, dt ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो वो हमेशा क्या आता है 0। मतलब कि d मान लीजिए मैं डेरिवेशन कर रही हूँ 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा 0, राइट। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर था जिसपे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते कुछ प्रेशर रेंज तक। तो मतलब उस प्रेशर रेंज तक वो बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करेगी। अगर वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी मतलब पीवी कांस्टेंट होगा, यानी कि तो अगर मैं पीवी को किसी भी रिस्पेक्ट में, चाहे मैं पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूं या बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूं, पीवी इज अ कांस्टेंट क्योंकि वो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो 0 आ जाएगा, राइट। तो अब आप यही देखिए, मैं बॉयल्स टेम्परेचर की डेरिवेशन कर रही हूँ ना, ये तो बॉयल्स टेम्परेचर की डेरिवेशन कर रही हूँ मतलब गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी कुछ प्रेशर रेंज तक, मतलब वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी। मतलब अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ पीवी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग लूंगी तो वो क्या आएगा 0। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड देखना क्या है जरा, डेरिवेटिव ऑफ पीवी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये पूरी टर्म तो ये तो क्या है 0। इफ LHS is 0 then RHS will also be 0। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या अब ये दो टर्म्स है, या तो ये वाली टर्म 0 होगी तभी ये डेल्टा V बाई डेल्टा P इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर ये वाली टर्म 0 होगी और ये वाली टर्म 0 नहीं होगी तभी ये वाली टर्म इंटू 0 0 हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज है। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताइए, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर का फंक्शन है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यही मतलब होता है। मान लीजिए अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ गैस के ऊपर, तो क्या गैस का वॉल्यूम होगा चेंज? ऑब्वियसली होगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो क्या ये कभी 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेशर का, मान लीजिए d2 अपॉन dt 0 क्यों होता है? क्योंकि 2 जो है वो टाइम पे थोड़ी ना डिपेंड है, 2 तो 2 है। यही मैं लिखती dt स्क्वायर अपॉन dt, तो ये जो नहीं, अगर मैं लिखती dy बाई dt वेयर y इज t स्क्वायर, तो y तो t स्क्वायर का फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो इसीलिए मैं इसको टाइम, अगर मैं टाइम चेंज करूं तो y भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि y जो है वो t का फंक्शन है। सिमिलरली मैं कह रही हूं अगर मैं प्रेशर चेंज करूं तो वॉल्यूम भी चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर का फंक्शन है। तो ये वाली चीज तो कभी 0 आ नहीं सकती, तो इट मींस इस वाली टर्म को 0 होना पड़ेगा, राइट। इतना क्लियर होना चाहिए। अब मैं इस वाली टर्म को इधर लेके जा रही हूँ और RT को यहां से कॉमन ले रही हूँ। मैंने 2 स्टेप एक ही स्टेप में कर रही हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या यहां तक क्लियर हुआ? चलिए एक बार मैं वीडियो देखूं हो रही है रिकॉर्ड या नहीं। हो रही है वीडियो रिकॉर्ड। अब मैं इस वाली चीज को ऊपर लिख रही हूं, RT 1 माइनस बी अपॉन बी माइनस बी अपॉन बी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी स्क्वायर। अब मैंने एलसीएम लिया इस वाली टर्म का, तो एलसीएम क्या आ गया? b माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी का स्क्वायर, राइट। तो ये RT v माइनस बी से v कैंसल,
v माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी स्क्वायर। ये बना आर टी इंटू माइनस बी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी स्क्वायर। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं। इसको बस रीअरेंज करके लिख रही हूँ मैं। इस b को यहाँ ले जा रही हूँ, इस b माइनस बी के स्क्वायर को यहाँ ले जा रही हूँ। तो आर टी विल बी इक्वल टू ए बाय बी माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसको आगे लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाय बी का होल स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो बॉयल्स टेम्परेचर था उसका क्या मैंने बताया था डेफिनेशन कि कुछ प्रेशर रेंज तक Z1 की तरह बिहेव करते हैं और उसके बाद इंक्रीज होने लगता है। मैंने इस डेरिवेशन में बॉयल्स लॉ का यूज किया है। PV को कांस्टेंट रख के उसका डेरिवेटिव 0 निकाला है। इट मींस मैं कौन से रीजन की बात कर रही हूँ, सिर्फ इतने रीजन की बात करूँ से, क्योंकि इतने ही रीजन में बॉयल्स लॉ वेरी वैलिड हो रहा है। अब आप ये बताइए, क्या ये रीजन प्रेशर वाला बहुत बड़ा है? नहीं, ये रीजन इतना छोटा है। मान लीजिए ये जो है ना, ये सिर्फ 1 atm या 2 atm तक ही प्रेशर का है, कि 1 atm तक Z1 की तरह है। उस 1 atm से अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया तो वो Z आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो जाएगा। तो क्या 1 atm कुछ माना जाता है प्रेशर? केमिस्ट्री में तो नहीं माना जाता इतना ज्यादा प्रेशर 1 atm। तो ये प्रेशर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको ऐसे मानते हैं कि ये 0 को अप्रोच करता है। ये जो प्रेशर रेंज है ना जिसपे ये आइडियल की तरह बिहेव करता है, वो प्रेशर रेंज इतनी छोटी है कि उसको हम 0 जितनी मानते हैं। मतलब P अप्रोचेस 0 ये माना जाता है। अगर P अप्रोचेस 0 देन V अप्रोचेस इंफिनिटी। इसको समझिए, अगर मैं प्रेशर लगा ही नहीं रही गैस पे तो वॉल्यूम तो वो पूरी दुनिया जितना ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर गैस पे कोई प्रेशर ही ना हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसकी कोई सीमा होगी नहीं। अगर मैं प्रेशर चारों तरफ से लगाऊंगी तब उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। बट मैं अगर प्रेशर ही अप्रोचेस टू 0 कह दूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्योंकि मैं बॉयल्स टेम्परेचर को डिराइव कर रही हूँ इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन में बॉयल्स लॉ को भी माना है और ये भी माना है कि जिस रेंज तक बॉयल्स लॉ वैलिड है उस रेंज, वो इतनी छोटी प्रेशर की रेंज है कि उसको मैं 0 मान सकती हूँ, कि 0 रेंज है ही नहीं प्रेशर की रेंज वो। तो जैसे ही प्रेशर 0 होता है वॉल्यूम इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो B बाय इंफिनिटी इज 0। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आर टी इज इक्वल टू ए बाय बी 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आर टी इज इक्वल टू ए बाय बी, दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू ए बाय आर। तो ये डिराइव हो गया बॉयल्स का टेम्परेचर। ये डेरिवेशन में कुछ कुछ चीजें मानी गई हैं तो उनको माना गया है तो उनको हमें भी मानना ही पड़ेगा डिराइव करते हुए। इसी के साथ बॉयल्स टेम्परेचर की डेरिवेशन होती है खत्म। तो इस लेक्चर का यहीं पे एंड होता है। हमने वॉन वॉल इक्वेशन 4 कंडीशंस और लास्ट वाली डेरिवेशन कर ली है। अब हमारा जो आगे का बचा है वो है क्रिटिकल कांस्टेंट, जिसमें एंड्रयूज आइसोथर्म आएगा समझाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट आएगा टॉपिक समझाने के लिए, और कुछ डेफिनेशंस आएंगी जैसे कोलिजन डायमीटर, कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद गैसियस लॉज आएंगे, फोर्सेस आएंगे डिफरेंट टाइप्स के, वॉन डेर वाल फोर्सेस के जो सब टाइप्स है मतलब वो आएंगे। उसके बाद हम
एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह समझ आ गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से वीडियो बना के। थैंक यू वेरी मच। तब तक पढ़ते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय।